स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्लेटो। और आप अब तक प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में, प्लेटो की न्याय व्यवस्था के बारे में इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लेटो का साम्यवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो का जो ये सिद्धांत है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एथेंस में उस वक्त जो परिस्थितियाँ थी वो अत्यंत शोचनीय थी, दयनीय थी। जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जा रहा था, पुरुष प्रधान समाज था इत्यादि। प्लेटो का जो उद्देश्य था वो था एक ऐसे परिवेश का, एक ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण करना जिसमें कि अभिभावक वर्ग सही ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने शिक्षा सिद्धांत पढ़ा है तो उसके अंतर्गत ये बात आती है कि जो अभिभावक वर्ग है उसको शासन के कार्य में पारंगत करने के लिए प्लेटो ने एक व्यवस्था रखी थी। तो फिर साम्यवादी सिद्धांत की अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी है? थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हम अलग से क्यों अध्ययन करें या प्लेटो ने क्यों दिया है? तो देखिए, हाँ, शासन कार्य में पारंगत करने के लिए प्लेटो ने नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन प्लेटो को एक डाउट था, एक आशंका थी कि ऐसा हो सकता है कि विपरीत वातावरण में जाकर के जो अभिभावक वर्ग है उसमें शिक्षा के द्वारा जो सद्गुण उत्पन्न किए गए हैं वो समाप्त हो सकते हैं। तो जो लोग शासन का कार्य करते हैं तो उन्हें ऐसे सांसारिक तत्वों से बचाकर रखना चाहिए जो कि शासन के कार्य में अवरोधक हों, बाधा डालते हों। तो ऐसे कौन से कारक थे जो प्लेटो की नज़र में अवरोधक हो सकते थे या शासन कार्य में बाधा डाल सकते थे? तो उनमें से दो ऐसे कारक हैं। एक तो है संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, और एक है परिवार यानी कि फैमिली। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं, ये ऐसे फैक्टर हैं जो अभिभावक वर्ग के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में प्लेटो क्या करता है? प्लेटो ने ये कहा कि जो अभिभावक वर्ग है इन दोनों तत्वों से उसे बचा के रखा जाए। तो उनसे वंचित करने के लिए प्लेटो साम्यवाद की व्यवस्था करता है या साम्यवाद का सिद्धांत देता है। अब प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका क्षेत्र क्या है, यानी कि कौन कौन से वर्ग हैं जो इस व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे? तो देखो, प्लेटो ने अपने साम्यवादी व्यवस्था में किसको शामिल किया है? अभिभावक वर्ग को। अभिभावक वर्ग में कौन कौन से दो वर्ग शामिल हैं आप पढ़ चुके हैं। एक तो है शासक वर्ग और एक है सैनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग को अभिभावक वर्ग में शामिल नहीं किया है। दैट मीन्स कि जो प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र है उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ अभिभावक वर्ग आएगा, उत्पादक वर्ग नहीं। तो जो प्लेटो का साम्यवाद है उसकी परिभाषा क्या होगी कि राजनीति के परिवेश से उन तत्वों को हटा देना जो आत्मा के समुचित विकास में बाधक हों। अब देखो, प्लेटो की जो साम्यवादी व्यवस्था दी है उसका आधार क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला रीज़न ये है कि प्लेटो संरक्षक वर्ग को, यानी कि जो अभिभावक वर्ग है उसे व्यक्तिगत संपत्ति से इसलिए दूर रखना चाहता था ताकि यह वर्ग निस्वार्थ रूप से राज्य की सेवा कर सके। और जो दूसरा कारण है, दूसरा आधार है, वो क्या है कि प्लेटो का ये मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ अगर एक ही हाथ में केंद्रित रहेंगी तो उसका क्या होगा? दुष्परिणाम होगा, उसका एक बुरा प्रभाव होगा। तो इस वजह से प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था जो है वो प्रस्तुत की। अब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद की चर्चा की है।
नंबर 1 है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद या कम्युनिज्म प्रॉपर्टी क्या है। तो इसके अंतर्गत प्लेटो क्या करता है कि जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उसके लिए संपत्ति का निषेध करता है। अब प्रॉपर्टी से इस वर्ग को प्लेटो क्यों दूर रखना चाहता है, संपत्ति से क्यों दूर रखना चाहता है? क्योंकि प्लेटो की मूल धारणा यह थी कि जो आर्थिक जीवन है वो स्वार्थप्रद होता है, और जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ प्लेटो के अनुसार विवेक नहीं टिक सकता है, नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को आर्थिक जीवन से वंचित करने के लिए संपत्ति का साम्यवाद दिया। तो उसमें क्या होगा कि जो अभिभावक वर्ग है उसके पास ना तो अपना घर होगा, ना अपनी संपत्ति होगी। तो व्यवस्था किस प्रकार की होगी? तो अभिभावक वर्ग जो है वो सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे, सरकारी मकान है जो राज्य के द्वारा उनको मकान दिया जाएगा, निवास स्थान दिया जाएगा, उसमें वो रहेंगे। इस प्रकार से प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद दिया। दूसरा साम्यवाद की हम चर्चा करते हैं तो वो है परिवार का अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। अब इस साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो क्या कहता है? ये कौन से वर्ग के लिए दिया गया है? ये भी प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए दिया है, और इसके अंतर्गत शासक और सैनिक वर्ग के लिए परिवार का निषेध किया है। क्यों? क्योंकि परिवार की भांति संपत्ति की भांति प्लेटो जो है वो परिवार को, स्त्रियों को अभिभावक वर्ग के लिए एक प्रलोभन मानता है, एक बाधा मानता है। तो प्लेटो का ये मानना था कि जो परिवार है, संपत्ति है, दोनों क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, जो क्या करते हैं कि अभिभावक वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे में प्लेटो अभिभावक वर्ग को परिवार से या स्त्री से वंचित करता है। तो ऐसे में वो क्या कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है उसका कोई अपना निजी घर तो होगा ही नहीं, साथ में जो शासक स्त्रियां हैं वो सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी, उनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी, और संतान जो है वो राज्य के संरक्षण में पाली जाएगी। तो प्लेटो ने इस तरीके से व्यवस्था प्रस्तुत की है कि जो वैवाहिक संबंध होंगे उस पर पूरा नियंत्रण राज्य का रहेगा। तो इस प्रकार से प्लेटो जो है वो अपने साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से अभिभावक वर्ग को संपत्ति से और परिवार के मोह से दूर रहने की सलाह देता है, ताकि अभिभावक वर्ग सही ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन कर सकें। अब देखिए प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे पहले इसकी विशेषता है कि यह कौन से दो वर्गों के लिए है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए, यानी कि ये केवल अभिभावक वर्ग पर लागू है, उत्पादक वर्ग की इसमें चर्चा नहीं की गई है। फिर जो उसका उद्देश्य है वो कैसा है? आर्थिक नहीं होकर के राजनीतिक उद्देश्य है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि इसका उद्देश्य क्या है? राज्य का हित, राज्य का शासन संचालन प्रॉपर तरीके से हो सके, इस वजह से सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए हर सिद्धांत की कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती हैं, उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसी प्रकार से जो साम्यवादी सिद्धांत है उसकी भी क्या है? अपनी एक आलोचना है। जैसे कि सबसे पहले इसकी आलोचना है कि यह जीवन के सामान्य अनुभव के विपरीत है। दूसरा, जो उत्पादक वर्ग है, जो संख्या में बहुसंख्यक होता है, संख्या में बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए यह योजना लागू ही नहीं होती है। तीसरी इसकी आलोचना में कहा जाता है कि यह अव्यवहारिक है कि व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति पर अधिकार ना रखे। देखिए व्यक्ति कार्य करता है, मेहनत करता है,
तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होती है कि हाँ मैं ये कार्य करूँगा तो उससे क्या होगा, मुझे पैसा मिलेगा, उससे मैं अपना परिवार चलाऊँगा या अपना घर बनाऊँगा या अपनी ज़रूरत का सामान खरीदूँगा। तो कहीं ना कहीं जो पैसा है या प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति के लिए क्या करती है, प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। तो ऐसे में अगर उसे निजी संपत्ति से वंचित किया जाएगा तो ये कैसी बात हो जाएगी, एक अव्यावहारिक बात हो जाएगी। इसी तरीके से कहा जाता है कि आलोचना में चौथा पॉइंट है, अस्थायी तथा राज्य नियंत्रित विवाह योजना वो भी अव्यावहारिक है। देखिए प्लेटो ने जो अपना स्त्रियों का साम्यवाद जो सिद्धांत दिया है उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो संतान होगी वो क्या होगी, राज्य की संपत्ति होगी, राज्य के द्वारा ही पालन पोषण किया जाएगा, सभी बच्चों के समान माता पिता होंगे, बच्चों को अपने माता पिता का पता नहीं होगा और ना माता पिता को अपने बच्चों का पता होगा, और जो अभिभावक वर्ग की सभी स्त्रियां हैं उस पर अभिभावक वर्ग के सभी पुरुषों का समान रूप से अधिकार होगा। तो ये एक इम्प्रैक्टिकल योजना है, ठीक है, जिसे व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये थी इसकी आलोचनाएं। आगे हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो देखिए प्लेटो का ये कहना था कि यह जो सिद्धांत है वो एक ही स्थान पर राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होने से बचाता है। ये इसका एक अपने आप में महत्व है। दूसरा, इस नियम का उद्देश्य है या इस सिद्धांत का उद्देश्य है नागरिकों के नैतिक चरित्र को उन्नत करना है। तो ये था साम्यवाद का सिद्धांत। इस योजना के बारे में हमने चर्चा की, इसकी विशेषताएं, आलोचनाएं, महत्व के बारे में हमने स्टडी की। आगे हम देखते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है, जो प्लेटो का कम्युनिज्म है और जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें क्या अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद क्या था इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आधुनिक साम्यवाद क्या चीज़ होती, पहले तो हम उसे समझ लेते हैं, उसके बाद में हम दोनों में अंतर को जानेंगे। तो देखिए जो साम्यवाद शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, मॉडर्न टाइम में उसका प्रयोग करते हैं एक आर्थिक विचारधारा का संकेत देने के लिए। तो ये जो विचारधारा है इसके समर्थक ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं जिसमें क्या होगा, निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होगा, किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। धनवान और जो गरीब है, जो धनवान और निर्धन है उसके बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। राज्य भी यहाँ तक कि लुप्त हो जाएगा। सब मिलजुल कर काम करेंगे, मिल बांट कर खाएंगे, यानी कि सब वस्तुओं पर, सेवाओं पर सबका समान रूप से अधिकार होगा। तो ये तो हो गया आधुनिक साम्यवाद। अब हम इसे प्लेटो के साम्यवाद से उससे रिलेट करते हैं कि किस प्रकार से उससे डिफरेंट है। तो देखिए जो प्लेटो का साम्यवाद है ये केवल कौन से वर्ग पे लागू होता है, संरक्षक वर्ग पर, यानी कि जिसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग शामिल हैं। जबकि आधुनिक साम्यवाद है ये संपूर्ण समाज की बात करता है, होल सोसाइटी। इसी प्रकार से दूसरा अंतर है कि जो प्लेटो है उसने अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया है ताकि व्यक्ति जो है उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और जो आधुनिक साम्यवाद है इसका लक्ष्य क्या है, व्यक्ति की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें नैतिक मूल्यों की प्रधानता है। प्लेटो ने अपना जो सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत वो क्या कहना चाहता था, अभिभावक वर्ग को ऐसे अवरोधकों से, ऐसी बाधाओं से बचाना चाहता था जो कि शासन कार्य में बाधा उत्पन्न करें। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है
इसका आधार क्या है? भौतिक संतुष्टि की प्रधानता। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो सत्ता के लिए सबसे उपयुक्त पात्र किसको मानता है? दार्शनिक वर्ग को। और आधुनिक साम्यवाद की अगर हम बात करें तो वह सत्ता का उपयुक्त पात्र किसको मानता है? सर्वहारा वर्ग को। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? इसके अलावा ये भी अंतर है कि प्लेटो जो है उसने वर्ग सहयोग की बात की है कि सभी वर्ग क्या करेंगे? अपना अपना कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो दार्शनिक वर्ग है वो बाकी के दोनों वर्ग में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है उसके अंतर्गत वर्ग संघर्ष की बात कही जाती है। तो प्लेटो के अनुसार वर्ग सहयोग, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष, ये अंतर है। प्लेटो वर्गों को बनाए रखना चाहता था, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत किसकी बात की जाती है? क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज की, यहाँ तक कि जिसमें राज्य भी नहीं होगा। प्लेटो ने अपनी जो साम्यवादी योजना है इसको सिर्फ और सिर्फ नगर राज्य तक ही इसको सीमित रखना चाहा, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वह वैश्विक स्तर तक अपना विस्तार पाना चाहता है। प्लेटो ने जो अपना साम्यवादी सिद्धांत दिया उसमें परिवार और संपत्ति ये दो विषय थे, और जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो किससे जुड़ा हुआ है? संपत्ति विषय से। तो इस प्रकार से ये प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में अंतर था। देखिए, प्लेटो का जो साम्यवाद है वो नैतिकता पर आधारित है, तो हम प्लेटो को भौतिक साम्यवादी नहीं कह सकते, ये कहना उचित नहीं है। और दोनों में समानताएं जो है वो बिल्कुल सतही हैं, अंतर जो है वो आधारभूत है। तो इस प्रकार से ये प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में अंतर था। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपको पहले तो प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था के बारे में बताना है, और फिर उसके बाद में आपको प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में अंतर को बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।